सो वेलकम अगेन। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं कि केरल में कम्युनिस्टों की जीत किस तरह से। अभी मैंने पीछे अपने वीडियो में आपको बताया कि 1957 में केरल में कांग्रेस पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा था। तो देखते हैं कि क्या हुआ था। 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा था। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन भी इसी पार्टी को प्राप्त हुआ, यानी कि 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसके साथ और मिल गए थे। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद, ये नाम है, पूछ लिया जाता है भी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और विधायक दल के जो नेता थे वो कौन थे, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो उनका नाम आप याद रखिए, EMS नंबूदरीपाद, ये उनका पूरा नाम है, को सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था कि जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी थी। मतलब ये पहली बार था अभी जो कम्युनिस्ट सिस्टम या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो थी वो किसी एक रीजन में, किसी एरिया में बन पा रही थी। केरल में सत्ता बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। ध्यान रखिएगा ये क्या, कौन सा एक संघर्ष छेड़ा गया था, तो वो था मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगण में पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिस्ट लोगों का मानना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी कि अपनी पावर को दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो आर्टिकल 356 है, जिसके अंतर्गत देश में इमरजेंसी पावर को यूज़ करके या इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला बड़ा एक कंट्रोवर्सी कह सकते हैं कि ये इशू जो था एक बड़ा कंट्रोवर्सी इशू साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया, यानी कि पहली बार जो था इसको यूज़ किया गया, मतलब इमरजेंसी पावर को यूज़ किया गया, वहाँ की सरकार को जो था वो बेदखल कर दिया गया, ख़त्म किया गया और ये विवाद बन गया। और उसके बाद संविधान के इस आर्टिकल का जो है कहता है इस फैसले के लिए को लेकर बार बार इसका उपयोग किया गया। अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद से त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नेतृत्व करते हुए EMS नंबूदरीपाद, ये आप एक पिक्चर देख रहे हो किस तरह से उन्होंने फिर अपनी सरकार बर्खास्त होने पर यह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उसमें प्रदर्शन किया गया, मंत्रालय से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी की। तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ये चैप्टर आपको बता दूँगी, ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, लेकिन हम लोगों को जो है वो एक और चैप्टर पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में पढ़ना होगा और उसमें ये टॉपिक्स आपको याद करने होंगे और इस टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की बात हम कर रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, क्या था, कैसे बनी ये पार्टी, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही बनी हुई पार्टी थी। ये कांग्रेस के साथ ही ये कहीं जन आंदोलन का हिस्सा रही थी ये पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था, यानी कि एक युवा नेताओं की टोली ने 1934 में कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी का एक गठन किया था। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे, यानी ये जो लोग थे वो कांग्रेस को एक ज़्यादा परिवर्तनकामी, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस ला सके और समतावादी पार्टी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था कि ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके, यानी कि कांग्रेस को जो है डबल सिस्टम में ना चलना पड़े। इस वजह से कांग्रेस के
समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनावों में छुटपुट ही सफलता मिली। यानी कि ये पार्टी जो थी, हम कह सकते हैं 1948 में अलग हुई और 1948 में इन्होंने कोशिश की सरकार बनाने के लिए। 1934 में ही एक टोली ने कांग्रेस के अंदर ही एक टोली का गठन किया था, युवाओं ने एक टोली बनाई थी। 48 में अलग होकर ये पार्टी बनी और उसके बाद ये कहीं ज़्यादा जो है वो लोगों का समर्थन जो था वो हासिल नहीं कर पाई। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। यानी कि आप समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं तो हम लोग रशिया में कम्युनिस्ट सिस्टम की बात करते हैं, सोशलिज़म की बात करते हैं और इस आधार पे वे कांग्रेस तथा साम्यवादी कम्युनिस्टवादियों दोनों से अलग अलग थे। वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है। यानी कि यहाँ जो सामंतवादी या अगर हम कहते हैं भी समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते हुए ये कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते थे और वो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूंजीपतियों और ज़मींदारों का पक्ष ले रही है और मजदूरों और किसानों की उपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य है समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना है। यानी कि 1955 में खुद कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव करते हुए कह दिया भी कि कांग्रेस का लक्ष्य है समाजवादी समाज की रचना करना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा इनका नाम, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना भी की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस के हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। यानी कि अशोक मेहता जी की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस की तरफदारी की है। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हो गए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। यानी कि अब सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुकी थी, अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और SM जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया जी ने इस पार्टी को खड़ा करने में, इस पार्टी को बनाने में किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाई। ये हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से सोशलिस्ट पार्टी भारत में एग्जिस्ट हुई, किस तरह से ये कांग्रेस के साथ एक जन आंदोलन में भागीदार रही। 1934 में 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने इसका गठन किया कांग्रेस के भीतर ही और 1948 में ये अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनी 1948 में। सो आगे देखते हैं अगले वीडियो में, अगली वीडियो को देखेंगे।